स्वदेशी मूवमेंट का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग यह था कि जो रोल था स्टूडेंट्स का, वुमेन्स का और मुस्लिम्स का, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको ये समझना होगा, खासकर इस इशू को लेकर कि जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें स्टूडेंट्स, वुमेन, इन दोनों का योगदान बढ़ता गया, लेकिन बाद में यह योगदान घटता गया। If we compare the 1905, 1919, 193032, 1942, ये चार ये महत्वपूर्ण आंदोलन भारतीय राजनीति हुए हैं। इनमें जो ये वाला पॉइंट है मुस्लिम, जिसका कंट्रीब्यूशन घटने लग गया था। तो when we try to analyze the students, the women, the masses, these three contribution has increased, but this contribution has decreased. Then we have to correlate with the rise of communalism and failure of the policies of the secularism. So when you try to understand this basic aspect, जो रोल था स्टूडेंट का, वुमेन्स का, मुस्लिम का, मासेस का, बहुत रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन था 1905 में। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन का हुआ। अब वुमेन का इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रेडिशनली जो वुमेन है वह उतनी ज्यादा हमारे पॉलिटिक्स में नहीं हुआ करती थी, और जो ट्रेडिशनल होम सेंटर वुमेन थी, जो अर्बन मिडिल क्लास था, दे हैव जॉइंड द पोजीशन, और जो पिकेटिंग थी, जो धरना था, दे पार्टिसिपेटिंग। तो इससे क्या हुआ, जो एक्टिव पार्ट है इन नेशनलिस्ट मूवमेंट वुमेन का, वह स्टार्ट होता है। तो यू कैन से बिफोर द स्वदेशी मूवमेंट देयर वाज नॉट एक्टिव पार्टिसिपेशन। होप द साउंड इज क्लियर, होप देयर इज नो इशू। तो जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जो महिलाओं का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन था, वह बढ़ने लग गया। तो स्वदेशी मूवमेंट ने, उसके साथ साथ आते हैं मुस्लिम्स में, अब्दुल रसूल, फेमस, लियाकत हुसैन, पॉपुलर एजुकेटर, गजनवी, बिजनेसमैन, और लोगों ने इसको ज्वाइन किया। उस समय कुछ लोग न्यूट्रल है, क्या था, 14 लाख गवर्नमेंट ने दिया, किसको, नवाब ढाका को। उन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया, ये क्या लिया, ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएगी। तो एक जो कम्युनल एटीट्यूड था, जिसको नवाब ढाका रिप्रेजेंट करने लग गए, उन्होंने इंकरेज करने की कोशिश की। एंड स्पीच में लॉर्ड कर्जन ने डिक्लेयर किया कि वह मुसलमानों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो हमारा जो ईस्ट बंगाल है उसमें मुस्लिमों की आबादी है, उनको फायदा मिलेगा। अब ऑल इंडिया जो एस्पेक्ट था वो बात कर ली थी। ड्रॉबैक्स के क्या थे, हमने इस पर बात कर ली थी कि ड्रॉबैक्स क्या क्या थे हमारे स्वदेशी मूवमेंट के। तो जो मेन ड्रॉबैक था, मास ऑफ मुस्लिम का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था, स्पेशली किसका, पीजेंट्री का। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी उसने स्वदेशी मूवमेंट से मुसलमानों को बाहर करने की कोशिश की, और उसी समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन होता है। ओपन मूवमेंट, पॉपुलर मास कैरेक्टर, बाय विच 1908 द ओपन जो पॉपुलर मास कैरेक्टर था वह अपने आप खत्म होने लगा। अब इसमें देखिए सवाल, खत्म क्यों हुआ? रिवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द मूवमेंट। गवर्नमेंट ने देखा कि जो मूवमेंट का रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल है उसको ध्यान रखे, हैवी हैंड पर प्रयोग किया, बर्बरता की। दूसरा, इंटरनल स्ट्रगल्स, खास करके जो 1907 में कांग्रेस की स्प्लिट हुआ, यह बंगाल के बाहर स्प्लिट तो हुआ लेकिन उतना नहीं था जैसा बंगाल में था। तो ये न्यू स्टाइल और जो इस पॉलिटिक्स का जो स्टाइल था उसको वो नहीं कहते हैं अडॉप्ट कर पाए। और 1907 1908
या जो फैक्टर थे, जो दोनों फैक्टर है, फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, ये जो दोनों फैक्टर थे, इन्होंने 190708 के दरमियान सरकार के हाथ को मजबूत किया और कई जो बड़े नेता थे बंगाल के, अश्विनी कुमार तक, कृष्ण कुमार मित्र, जिनको बाहर डिपोर्ट कर दिया गया, इनको देश निकाला कर दिया गया, दे हैव बीन डिपोर्टेड आउटसाइड इंडिया। तिलक को क्या किया गया, सेंटेंस दे दिया 6 ईयर का। लाल अजीत सिंह, लाला लजपत राय पंजाब के थे, वो डिपोर्ट हो गए। चिदम्बरम पिल्लई, हरि सर्वोत्तम राव मद्रास के और आंध्रा के थे, अरेस्ट कर गए। विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए। तीसरी बात, एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, पार्टी स्ट्रक्चर नहीं था। जो मूवमेंट बनाया गया, इस मूवमेंट में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं दिया। जो गांधीयन टेक्निक दिया था पैसिव रेजिस्टेंस का। हम लोग बस थोड़ा से समराइज कर लेते हैं। और जो मूवमेंट डिक्लाइन किया, जो एक मास मूवमेंट होता है, लॉजिक ऑफ मास मूवमेंट होता है, वो इटसेल्फ डिक्लाइन करने लगता है, क्योंकि वो एंडलेसली सस्टेन नहीं कर सकता है। और मिड 1908 तक यह आंदोलन कमजोर पड़ने लग गया। और इस जैसे आंदोलन कमजोर पड़ता है, रिवोल्यूशनरी टेररिज्म स्टार्ट होता है। नाउ यू ट्राई टू लिंक अप द स्वदेशी मूवमेंट फॉल एंड द राइज ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म। जो कंट्री का यूथ था वो बड़ा निराश था, वह उसको नहीं लग रहा था कि वो करे क्या। तब उसने क्या किया, वह अपने आप में, उन्होंने अपने आप में इंडिविजुअल हीरोइज्म को स्टार्ट कर दिया। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन उनका क्या था, अगर हम कहें कि असफलता, बिल्कुल असफल नहीं था। इसने बहुत बड़ी चीज दी, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। एक ट्रूली क्रिएटिव फैशन दिया। इनके जो एक्शन थे वो लोगों को टच करें, जिन पर आज तक टच नहीं किया था। इसने इन्फ्लुएंस किया रिगार्ड द कल्चर एंड आइडियाज वेयर जो कल्चर था, संस्कृति थी, उसको प्रभावित किया। और यह अनपैरेलल था उस समय के इतिहास में। सेवरल न्यू मेथड्स आए, टेक्निक्स आए, इसके मास मोबिलाइजेशन, मास एक्शन थे। जितने आप बाद में गांधी की आप मास एक्शन देखते हैं, सो मेनी Gandhi's mass action you can see in this case. So now you have prepared one question, which was the last time also. You try to correlate the Gandhi's movement with the relation of the Gandhi's style of the movement and the Swadeshi movement. Growth of militancy आने लग गई। एंटी जो पार्टीशन मूवमेंट है वह धीरे धीरे चला गया मिलिटेंट नेशनलिस्ट के हाथ में। तिलक थे, पाल थे, अरविंद घोष थे। अब उनके हाथ में गया क्यों, उसका रीजन क्या था, मॉडरेट्स कोई भी रिजल्ट देने में फेल कर रहे हैं। तो नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कोरिलेट हाउ the movement has gone from the hands of the moderates to the militant nationalists, because the moderate were not able to give any result to the masses. दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ टू बंगाल, खासकर जो ईस्ट बंगाल, उसने एक्टिव एफर्ट किया टू डिवाइड हिंदूज और मुस्लिम को। और जो सीड से हिंदू मुस्लिम बेसिकली जो बंगाल में वो पॉपुलर होने लगी। इसने नेशनलिस्ट को इम्बिटेड किया। लेकिन जो रिप्रेसिव पॉलिसी की गवर्नमेंट थी, उसने आदमी को और मिलिटेंट कर दिया। देखिए सवाल का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। सवाल क्या बन रहा है, मिलिटेंट नेशनलिस्ट का बर्थ कैसे हो रहा था, व्हाट्स रीजन। तो जो रिप्रेसिव पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, वह लोगों को मिलिटेंट कर रही थी और वो रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे थे। जो गवर्नमेंट थी ईस्ट बंगाल की खासकर, वह नेशनलिस्ट को क्रश करने की कोशिश कर रही थी। और जो ऑफिशियल्स अटेम्प्ट कर रहे थे
कि स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को रोका जाए। और जो वंदे मातरम था वो ईस्ट बंगाल के स्ट्रीट पर बहुत फेमस हो गया था, जिसको बैन किया गया, फिर इसको कंट्रोल किया जाने लगा। तो अब आप इससे यह सवाल बनाइए कि मिलिटेंट जो नेशनलिस्ट थी, विचारधारा थी, कैसे आगे बढ़ रही थी और कहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडरेट्स की टू गिव द बर्थ ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिस्ट। अब क्रश करने के लिए क्या क्या उन्होंने मिलिट्री पुलिस को वो जो स्टेशन किया। नोटोरियस एग्जाम्पल क्या है, रिप्रेशन ऑफ द पुलिस असॉल्ट ऑन द पीसफुल डेलीगेट्स थे बंगाल में। बंगाल कॉन्फ्रेंस में बारिसाल का बहुत जिक्र आता है। क्यों आता है, इस रीजन, दिसंबर 1998 में 9 बंगाल लीडर्स, जिसमें कृष्ण कुमार थे, अश्विनी कुमार सब थे, इनको बाहर भेजा गया। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह को रिपोर्ट किया गया। 190 पे तिलक को अरेस्ट किया गया। अब जो मिलिटेंट नेशनल बायकॉट गवर्नमेंट सर्विसेज, द कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस। अरविंद घोष ने एक प्रोग्राम रखा टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट इम्पॉसिबल। अगर हम रिफ्यूज कर देंगे, जो गांधी कह रहे थे अरविंद घोष पहले ही कह गए। उन्होंने प्रोग्राम किया कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग नहीं करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन काम ही नहीं कर सकता है, और ब्रिटिश सरकार जो एक्सप्लॉइट कर रही है वो चल नहीं पाएगी। जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे यूज करते स्वदेशी और एंटी पार्टीशन एजुकेशन को, किसको, लोगों की भावनाओं को जागृत करने के लिए, इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन रूल। अरविंद घोष ने ओपनली पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की। पहले इस बात को कोई नहीं कहा करता था। इसकी वीकनेस क्या थी, जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट से वो फेल कर गए। वीकनेस क्या थी, पॉजिटिव लीड नहीं दे पाएंगे, पॉइंट नंबर 1। इफेक्टिव लीडरशिप नहीं दे पाए, पॉइंट नंबर 2। ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। उन्होंने पीपल को अराउज तो किया लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाए कि कैसे उनकी एनर्जीज को यूटिलाइज किया जाए। वो रेडिकल्स थे लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रेडिकल थे अपने बिलीफ में, लेकिन वो रिमेन अपनी प्रैक्टिस में कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं, सरकार इस बात को कहते हैं। वह फेल कर गए रियल मासेस ऑफ द कंट्री तक पहुंचने के लिए, खासकर पीजेंट्स में। उनका जो मूवमेंट था वो अर्बन लोअर और मिडिल क्लासेस तक सीमित रहा। इवन जहां तक है वहां भी वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। इससे क्या हो गई, गवर्नमेंट सक्सीड कर गई उनको सप्रेस कर। अब यहां से सवाल बनाइए, हाउ गवर्नमेंट सक्सीडेड टू सप्रेस। अब इसी से आप एबीसी बनाइए। नाउ ट्राई टू मेक एबीसीडी फ्रॉम ओनली हियर, See, I have told the question for films. How government succeeded to suppress. Now we made the A, B, C, D option. Make the option. Take it. When you make the option, you got the exact answer. Now second comparison. Gandhi, how succeeded post 1919 when most of letters were in use in स्वदेश। दूसरी विश्लेषण कि गांधी सक्सीड कर जाते हैं, जबकि गांधी की बहुत सी कार्य प्रणालियां, so many policies, so many programs which Swadeshi and boycott has started, same Gandhi has also pursued, but Gandhi succeeded, they not succeeded.
एक तो क्वेश्चन। दूसरा, गांधी का जो प्रोग्राम था और जो स्वदेशी बहिष्कार था, दोनों में फर्क क्या था? लास्ट टाइम आई टोल्ड यू टू मेजर थिंग द लैकिंग द स्वदेशी बहिष्कार। वन, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सेकेंड, एक क्लियर कट कन्फेशन और रिलेशन विद अहिंसा। इसको हिंदी में अगर कहें तो करों की ना अदायगी का आंदोलन और अहिंसा के प्रति अति आग्रह। These two issues that Swadeshi and Bahishkar was not having, which Gandhi was having, and Gandhi was able to have a better support. कंट्रीब्यूशन था, हमने लास्ट टाइम बात की है, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ाया इसने, जो कि खत्म नहीं हो सका। जो शताब्दियों से लोग सो रहे थे उनको जगाया। वर्ल्ड ऑफ फियरलेस जो एटीट्यूड था पॉलिटिक्स में, इनके पहले आया नहीं था। वह नए आंदोलन का वेट कर रहे थे। वह इस तरह के वैल्यूबल लेसन सीखने लग गए कि कैसे आंदोलन आगे रह सकता है। और गांधी ने कहा है कि आफ्टर द पार्टीशन लोगों ने देखा कि जो पिटीशंस है मस्ट बी बैक्ड बाय फोर्स। जो मॉडरेट्स की पिटीशन तो फोर्स नहीं होता था, बस चिट्ठी लिखो, अंग्रेजों से कोई ताल्लुकात नहीं था। यहाँ पिटीशन थी बस फोर्स के साथ थी। और एंटी जो पार्टीशन एजिटेशन था, यह एक सवाल हो गया। इसमें क्वेश्चन now come on the growth of the revolutionary terrorism। गवर्नमेंट का जो रिप्रेशन था और गवर्नमेंट का फ्रस्ट्रेशन था, वह एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था, जो अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में। गवर्नमेंट के रिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के कारण दो, एक तो गवर्नमेंट का रिप्रेशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ। गवर्नमेंट का रिप्रेशन हुआ, उसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन आने लगा। सरकार की दमन नीति और लीडरशिप का जो फेल्योर हो रहा था, उसने लोगों के दिमाग में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की तरफ बढ़ने की बात थी। जो बंगाल के यूथ थे, उन्होंने यह देखा कि उन्होंने इस बात को देखने की कोशिश की कि जो एवेन्यूज थे पीसफुल प्रोटेस्ट के और पॉलिटिकल एक्शंस के, वह ब्लॉक हो रहे थे और वह इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन की तरफ बढ़ रहे। अब उसी में कल्ट ऑफ बॉम्ब सामने आएगा, जो बम की रानी आने लगी। अब जो पैसिव रेजिस्टेंस था, उनमें उनका विश्वास नहीं रह गया। उनको लगा इससे कुछ लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, और वो कहने लगे ब्रिटिशर्स को बिल्कुल देश से बाहर निकाल देना चाहिए। तो एक थॉट प्रोसेस, जो प्रोसेस इमर्ज करने लगा, अगर 30 करोड़ लोग अपने 60 करोड़ हाथ खड़े कर देंगे तो यह जो आतंक है, ऑपरेशन है, खत्म हो जाएगा। फोर्स मस्ट बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। पर जो रिवोल्यूशनरी यंग मैन थे, वह मास रिवोल्यूशन नहीं कर पाए। उन्होंने जो आयरिश थे, रशियन नेशनलिस्ट थे, उनके रास्तों पर चलने की कोशिश की और वह अनपॉपुलर ऑफिशियल्स को मार रहे थे। इसकी शुरुआत कहां से होती है? 1897 में चापेकर ब्रदर्स ने अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की पुनः हत्या कर दी। 1904 में वीटी सावरकर ने ऑर्गेनाइज किया अभिनव भारत। यह एक सीक्रेट सोसाइटी थी रोशनी। आफ्टर 1905 बहुत से न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, इन्होंने रेवोल्यूशनरी टेररिज्म को एडवोकेट किया। संध्या युगांतर बंगाल में, काल महाराष्ट्र में। इन दिसंबर 1907 इन्होंने, यह सारी फैक्ट्स याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी टेररिज्म की ये सीरीज नहीं पूछ सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी पूछ सकते हैं, बोथ वे दे कैन आस्क। तो 1907 में एक अटेम्प्ट हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल की लाइफ में। 1908 में खुदीराम बोस ने किया
उन्होंने अटैक किया और भोसले और कुचाकी ने एक बम फेंका ऑन ए गैरेज, believe that it occupied the king's fort of the unpopular judge of the Muzaffarpur. Kuchaki shot himself there and Khudiram Bose was hanged. कई सेक्रेट सोसाइटीज का जन्म हुआ। मोस्ट फेमस थी अनुशीलन समिति, जिसकी ढाका में ही 500 से ज्यादा ब्रांचेस थी। यह जो रिवोल्यूशनरीज थे, यह उन्होंने देश के बाहर भी शाखाएं स्थापित की। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, हरदयाल, इन्होंने कहा किया? लंदन में किया। यूरोप में मैडम पामा ने किया और अजीत सिंह ने किया। एक प्रोमिनेंट एक सवाल क्या हो गया? देश के बाहर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किससे? दूसरा हो सकता है कि क्या कॉमन है? ठीक है, सवाल कैसे बनेगा? क्या कॉमन है श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीटी सावरकर, हरदयाल, मैडम पामा एंड अजीत सिंह? व्हाट इज ए कॉमन? हु आर दे? उसी में एक लिख देंगे आंसर, और आंसर क्या होगा? दे आर द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट, दे वर द रिवोल्यूशनरीज। ऑप्शन बी, दे वर वर्किंग इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। ऑप्शन सी, दे हैव टेकन द रिवोल्यूशनरी एक्शंस बियॉन्ड बाउंड्री ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, दे आर द पीसफुल एजिटेटर्स। अब इसी में ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। जहां उन्होंने 4 तथ्य रखे, अब इन चारों तथ्यों के सहारे इसको समझने की कोशिश करिए। क्या है? अब नाउ अगेन एक्टिविटी अब्रॉड, रिवोल्यूशनरी, यूरोप, लंदन। अब उस सवाल का जवाब देते समय, व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, you have to think what are these names symbolizes. 1, revolutionaries. 2nd, activity abroad, London, Europe. अब टेररिज्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन यह कमजोर हो रहा था। क्योंकि क्यों? एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में इसको फेल होना ही था। क्यों? यह मास को मोबिलाइज नहीं कर सकता था, यह लोगों को आकर्षित नहीं कर सकता था। जो ऑब्जेक्टिव था एक्सपेल करने का इंग्लिशमैन को, वह हो नहीं सकता था। लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या था? ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। When you try to explain the revolutionary terrorism, one of the most important things which you have in your hand is the growth of the nationalism. Now come Indian National Congress 1905 to 1904. तो बनारस सेशन था। हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि कांग्रेस के मैंने कुछ सेशन आपको नोट कराए हुए हैं। यू नीड टू मग दैट, ताकि उसमें से सवाल आवे तो आपका सवाल गलत किसी भी हालत में न हो पाए। 1905 गोखले, पार्टीशन को कंडेम किया, और दूसरा कर्जन को कंडेम किया, तीसरा स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया। एक डिबेट था, डिसएग्रीमेंट था, किसमें? मॉडरेट्स में और मिलिटेंट्स में। अब यह डिबेट और डिसएग्रीमेंट किसमें था? मास मूवमेंट के एक्सटेंड को लेकर। ध्यान सुनिएगा, जस्ट लिसन केयरफुली। Now we are proceeding towards the partition of the Congress. There was public debate and disagreement, moderate and militant nationalists. Why? On the issue of extended mass movement in Bengal and rest of the India, the rest of the country. Moderates क्या चाहते थे? Only Bengal.
इवेंट रिलेटेड टू स्वदेशी एंड बायकॉट। जो मिलिटेंट थे वह उसको बंगाल के बाहर ले जाना चाहते थे। अब दो ग्रुप में दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रेसिडेंटशिप ऑफ नेशनल कांग्रेस फॉर 906। बाद में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाते। यह मामला सुलझाई कहां हुआ था, 75 कब तक हुआ था? यस, कोई दिक्कत तो नहीं है? Oh, the speed is not fast. Any problem? Okay. Enjoying it? अब दादा भाई ने जब उस कांग्रेस की अध्यक्षता की तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज कैसा होना चाहिए, लाइक यूनाइटेड किंगडम और द फॉलोइंग। अब एक सवाल यहां से बढ़ गया कि जो स्वराज था, स्वराज 1906 का कांग्रेस था उसमें क्या था, और गांधी का 1919 का स्वराज क्या था? What was the definition of Swaraj of Gandhi and Thomas? Now you have to understand this. क्या फर्क था और दोनों क्या स्वराज चाहते थे? इन्होंने क्या बोला, वह स्वराज वैसा हो जाए यूके में है और कॉलोनीज में है। अब जो दोनों विंग के बीच का मतभेद था वह आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। जो मॉडरेट लीडर्स थे, you are not able to see that their outlook and methods is obsolete and inadequate. They failed to advance the new stage of the national movement. और जो militant थे, were not willing to hold back. So now you see another issue. What are the differences between the moderates and the nationalists? Now I'm trying to build up another case, the reason or the basis or the circumstances on which the Congress was divided in 1907. दोनों के जो स्प्लिट था वो सूरत सेशन में वह इनएविटेबल हो गया। अब मॉडरेट लीडर्स ने क्या किया, उन्होंने कैप्चर कर लिया मशीनरी ऑफ कांग्रेस को, एक्सक्लूड कर दिया सारे मिलिटेंट्स को। जो इनके बीच संघर्ष था, मेनी द मेथड्स ऑफ इट, ये सवाल हो गया। जो मूवमेंट्स का मेथड था उसमें हो गया, जो एक्सट्रीमिस्ट का जो मेथड था उसकी वाइडर एक्सेप्टेंस थी, उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। जो मॉडरेट्स का था उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। जो लाला लाजपत राय थे, जो लीडिंग मूवमेंट थे पंजाब में, उनको डिपोर्ट किया गया, बाद में रिलीज किया गया। तो उनका जो लाजपत राय को डिपोर्ट किया गया, लेटर रिलीज किया गया व्हेन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट एंड कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। ये क्या था, यह एक मिलिटेंट्स की जीत क्या कर सकते। अब एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, पुट फॉर द नेम ऑफ लाला लाजपत राय फॉर द प्रेसिडेंटशिप। मॉडरेट ने फिर इसको इग्नोर किया और चूज किया रास बिहारी घोष को। दूसरी डिमांड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी, सेल्फ गवर्नमेंट, बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। यह जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव थे, बिफोर रेजोल्यूशन इन द कलकत्ता अधिवेशन,
इसको आप जरूर याद करिए, ये चारों पूछ सकते हैं। वह मॉडरेट्स ने इग्नोर कर दिया। कलकत्ता अधिवेशन के बाद 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद 1 साल तक लगातार चर्चा चलती रही कि दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड। When 1907 session was going to happen, then the nationalists were having the belief that the resolution passed in the Calcutta conference is going to be finished this year. So Swadeshi self-government boycott and education, it is going to be ignored. इस पर हंगामा हो गया। तो ऑन अकाउंट ऑफ जो डिफरेंस थे, सूरत सेशन को कॉल ऑफ किया गया और बाद में यह रास बिहारी घोष के नेतृत्व में मद्रास में दिसंबर 1908 हुआ, जहां पर एक्सट्रीमिस्ट को एक्सपेल कर दिया गया और दोनों फैक्शन इंडिपेंडेंट काम करने लगे नेक्स्ट 8 इयर्स के लिए, 1907 से 1916 तक। लेकिन यह स्प्लिट लॉन्ग रन में यूजफुल नहीं रहा और मॉडर्न लीडर्स ने जो उनका टच था ग्राउंड रियलिटी से, उनका लूज का नहीं चला। अब हम थोड़ा सा कांग्रेस डिवीजन के एनालिसिस करते हैं। By 1907, let's see this very carefully, ये सवाल बहुत अच्छा है। By 1907 जो मॉडरेट्स थे उनका रोल खत्म हो चुका था। उनका कॉमन पीपल में कोई फेथ नहीं था, वह कोई ऐसा काम नहीं करते थे, वो फेल कर गए टू एक्वायर एनी रूट्स। उनका जो प्रोपेगेंडा था वह कहीं जा ही नहीं रहा था और कोई ऐसा कैंपेन ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे जो लोगों तक जाए या ऑल इंडिया जा पाए। इवन स्वदेशी वो बंगाल के बाहर काम चाहते थे। जो पॉलिटिक्स थी क्या थी, परसुएशन की थी। They wanted, उनका बिलीव था to persuade, or want to persuade economic and political reforms. But whatsoever their achievements is meaningless, very meaningless. They wanted to persuade, they want to do something, they want to introduce the economic and political reforms, but in practical sense, their achievement was not at all worthy to write it. अब ब्रिटिश क्या करते थे, उनके मॉडरेशन को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो उनके साथ कंटेम्प्ट करते थे, उनकी बेइज्जती भी करते थे। वह आतंक वो अपना रिप्रेशन काम चालू कर रखते थे, उनका कोई परवाह नहीं थी। तो जो बेसिक फ्लॉ अगर मॉडरेट्स को देखा जाए तो क्या था, उनका पेस विद इवेंट्स था नहीं। तो उनका जो परिस्थितियां बदल रही थी उनके साथ उनका कोई सामंजस्य नहीं था। जो उनका अचीवमेंट्स था वो था क्यों, they could not see that their own action had made their politics obsolete। जो उनका अचीवमेंट था भी वो अभी उनके पॉलिटिक्स को ऑब्सोलीट कर रहा था। जो छोटी मोटी रियायतें प्राप्त कर रहे थे उससे जनता में कोई संतोष नहीं था। जो नेशनल मूवमेंट का न्यू स्टेज था, जो उसकी डिमांड खड़ी हो रही थी, उसको वह समझ नहीं पा रही थी और वो उठ रही दिमाग को, जो डिमांड राइज हो रही थी उसको किसी तरह से वो कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। और जो यंगर जनरेशन था उसका उससे मोह भंग हो चुका था। तो जो मॉडरेट बैंड ऑफ कांग्रेस थी वो ब्रिटिश में क्या बोली, डिसलॉयल बाबूज बोल दिया, सेडिशियस ब्राह्मण्स बोल दिया, वायलेंट विलेंस बोल दिया और कांग्रेस को डिस्क्राइब किया फैक्ट्री ऑफ सेडिशन और कांग्रेस मैन को एक डिसअपॉइंटेड लॉर्ड बोल दिया और कहा ये किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। इन 1888 जो डफरिन है, इन्होंने अटैक किया नेशनल कांग्रेस पे पब्लिकली स्पीच में और इसको रिडिक्यूल किया।
जो 1905 से 1910 का समय था वो मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट के आपसी संघर्ष का समय था। इवन दो जब वो बंगाल के पार्टीशन के साथ साथ काम कर रहे थे तब भी संघर्ष हो चुका था। अब जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे और जो मॉडरेट चाहते थे दोनों में फर्क था। जो एक मूवमेंट को बंगाल और बंगाल के बाहर लेना था, स्वदेशी और बायकॉट, इस पर मूलभूत फर्क था। दे हैव द फंडामेंटल डिफरेंसेस। वो चाहते थे ग्रेजुअली एक्सटेंड करें बायकॉट फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू एवरी फॉर्म और कॉर्पोरेशन विद फॉरेन गवर्नमेंट। बोले फॉरेन गुड्स के साथ साथ हम फॉरेन गवर्नमेंट से कॉर्पोरेशन बंद कर दें। लेकिन मॉडरेट्स क्या थे, वो कह रहे थे नहीं, कंफाइन करो बायकॉट पे, बंगाल तक ही, उसके एक्सटेंशन को मत करो। So these are the fundamental differences between the extremists and moderates. अब ये मैटर क्या है, कलकत्ता कांग्रेस में जब भी आप कांग्रेस का विभाजन लिखोगे, कलकत्ता कांग्रेस का और लिखना मस्ट है। कलकत्ता कांग्रेस में 1906 में जो प्रेसिडेंटशिप का इशू था खड़ा हो गया। स्प्लिट को अवॉइड किया, दादा भाई नौरोजी को चूज कर, जिसको सब रिस्पेक्ट करते थे। जो 4 रेजोल्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज हुआ हमने मेंशन किया, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, आपको याद होना चाहिए। ये कलकत्ता कांग्रेस में 1906 में पास किए गए। अब थ्रू आउट 1907 दो साइड्स थे, वो फाइट कर रहे थे इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर। There was the issue of interpretation of these 4 resolutions. If you say the division of the Congress was mainly for these 4 resolutions, you can say this also. By the end of 1907, वह एक दूसरे के पोटेंशियल एनिमी हो गए। अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो कन्विंस थे कि बैटल ऑफ फ्रीडम स्टार्ट हो चुका है, और जो जनता है वह अराउज्ड है, जनता जो है वह आंदोलन करने को तैयार है। उन्होंने कहा इस समय है कि बिल पुश दिया जाए, और इसको मॉडरेट्स मानने को तैयार नहीं थे। जो एक्सट्रीमिस्ट था उनके नेतृत्व थे अरविंद घोष थे, वो ये मान रहे थे कि समय आ चुका है कि कांग्रेस की लीडरशिप को एक कदम उठाना चाहिए, और यहां पर दोनों का डिवीजन हो गया। अब डिवीजन होने में यहां पर लीड कर रहे थे अरविंद घोष। अब फिरोज शाह मेहता जो लीड कर रहे थे मॉडरेट्स को, वह भी डिटरमाइंड थे इसके लेके। उन्होंने बोला कि अब इस बात को खत्म ही किया जाए। उनको लगा कि 20 साल से जिस कांग्रेस को बनाया गया है वह खत्म हो जाएगी, और गवर्नमेंट इनको सप्रेस करके समाप्त कर देगी। अगर इस इंटरप्रिटेशन को एनालाइज करें तो दोनों के दोनों साइड जो है वह गलत थे, दोनों अपने अपनी गलती में थे। मॉडरेट्स ये नहीं देख पा रहे कि जो कॉलोनियल स्टेट उनसे नेगोशिएट कर रहा है उसका कारण वो नहीं है, उसका कारण एक्सट्रीमिस्ट का डर है। You are able to understand whatsoever the negotiation they are doing with the colonial government and taking benefits, it is not by their inherent politics, but because of the fear of the extremist. और एक्सट्रीमिस्ट ये नहीं समझ पा रहे थे कि मॉडरेट्स क्या है, वह उनकी लाइन ऑफ डिफेंस है। जो सिविल लिबर्टीज है उसमें उनकी लाइन ऑफ डिफेंस है। अभी भी उनके पास इतनी ज्यादा रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं है कि वह कॉलोनियल स्टेट पावर को फेस कर सके। दोनों यह देख पाए कि जो एक बड़ा देश है भारत, जो पावरफुल इंपेरियलिस्ट नेशन के द्वारा रूल किया जा रहा है, उसको हटाना आसान नहीं होगा। उसको हटाने के लिए एक ब्रॉड बेस्ड यूनाइटेड मूवमेंट की आवश्यकता है, वह अभी तैयार नहीं हुआ था।
यह भी सत्य नहीं है कि लीडरशिप इसको समझ नहीं रही थी। जो मेन पब्लिक लीडर्स थे, तिलक और गोखले, वह मेच्योर पॉलिटिशियंस थे। उन्होंने इस डिसयूनिटी के प्रॉब्लम को समझा। तिलक नहीं चाहते थे कि यूनाइटेड फ्रंट ब्रेक हो। वो लगातार देख रहे थे कि जो पॉलिटिकल डिमांड को हम कभी आगे लेके जा पाएंगे जब एक यूनाइटेड नेशनल फ्रंट बनेगा। अब बगैर यूनिटी के कुछ नहीं हो सकता है। जो मैसिव मास सपोर्ट ऑर्गेनाइज करना था पॉलिटिकल लाइन पे, उसके लिए मॉडरेट से कंप्रोमाइज की आवश्यकता थी। लेकिन जो उनके फॉलोअर्स थे महाराष्ट्र में, वो इतने ज्यादा अराउज हो चुके थे, जो एक्सट्रीम की ओर पुश कर रहे, सेम वे बंगाल में हो रहा था। तिलक ने देखा he could not afford to dismount from the tiger he found himself riding। वह तिलक जिस तरह के एक जन सैलाब के साथ चल रहे थे, उससे हटना आसान नहीं था। इसलिए जब संघर्ष आया, he gone to the extreme figures। गोखले को भी इस बात का एहसास था कि जो डेंजर है वह जो विभाजन है वह खतरा आ रहा है। जो कांग्रेस सेशन हुआ 26 दिसंबर 1907 को सूरत में, इसमें एक्सट्रीम थे बहुत एक्साइटेड थे, और जो 4 कलकत्ता रेजोल्यूशंस को खत्म करने का जो मुद्दा था वह उनको बहुत ज्यादा एजिटेट कर रहा था। वो एक ऐसे चार्ज एटमॉस्फेयर में मिले जहां पर सिवाय संघर्ष के कुछ नहीं हुआ, उनको निकाल दिया गया और मॉडरेट्स ने कब्जा कर लिया। दोनों के बीच जो संघर्ष था उसको फायदा सरकार को मिला। 1909 का एक्ट आया, और जो मॉडरेट्स को प्लेकेट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस दिया। इंडियन काउंसिल 190 एक्ट आया, जिसके हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। और 191 में गवर्नमेंट अनाउंस किया कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, और दोनों बंगाल को एक कर दिया गया। उसी समय जो सीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो शिफ्ट की गई फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। मार्लोमेंटो रिफॉर्म को ने इंक्रीज किया इलेक्टेड मेंबर्स की मेंबरशिप को, इंपीरियल काउंसिल में काउंसिल, लेकिन ज्यादातर इलेक्टेड मेंबर्स क्या थे, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे थे बाय द प्रोविंशियल काउंसिल्स, इन द केस ऑफ इंपीरियल काउंसिल्स एंड बाय द म्युनिसिपल कमिटीज। तो जो मार्लोमेंटो रिफॉर्म था उसने इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को इंक्रीज तो किया इंपीरियल काउंसिल में और काउंसिल में, लेकिन जो ज्यादातर इलेक्टेड मेंबर्स थे वह इलेक्ट हो रहे थे इनडायरेक्टली। किसके द्वारा? बाय द प्रोविंशियल काउंसिल्स इन द केस ऑफ इंडियन काउंसिल्स, एंड बाय म्युनिसिपल कमिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट इन केस ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स। ये ध्यान रखिएगा, हाउ दे आर बीइंग इलेक्टेड। जो कुछ इलेक्टेड सीट्स थी वो रिजर्व की गई लैंडलॉर्ड्स के लिए, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए। अगर देखें तो 68 मेंबर्स जो थे इंपीरियल काउंसिल, 36 were officials, 5 were nominated non-officials, and out of 27 elected members, 6 were represent the big landlords and 2 the British capitalists. So you can see how flawed it is. अगर सवाल आता है कि जो ब्रिटिश जो 1909 के एक्ट का जो इलेक्शन पार्ट था वह फ्रॉड था, धोखा था, यू हैव टू राइट दिस। जो रिफॉर्म काउंसिल थी उसको रियल पावर प्राप्त थी, और ये क्या थे? बीइंग मियर एडवाइजरी बॉडी, नो रियल पावर, ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडीज थी। रिफॉर्म्स ने किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक करेक्टर नहीं दिया और फॉरेन करेक्टर ब्रिटिश रूल का चेंज नहीं किया। I think it's enough for the day. I have the long day today. I have still the work to do. Stop for the recording.